अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ज़मीर सर्स पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है फंडामेंटल राइट्स। आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल फॉर्म में बताऊंगा कि क्या है फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 12 to 35। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको सीखना है कि अगर आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्ट थर्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में, वो आप लिखोगे उसमें 12 to 35 पार्ट थर्ड जो आर्टिकल आता है पार्ट थर्ड का 12 to 35। बट अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल पूछा जाएगा तो आप इसमें लिखोगे आर्टिकल 14 to 32। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 14 to 32 में आते हैं। बट अगर पार्ट थर्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35 तक आता है। ठीक है ना। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो बेसिक राइट्स होते हैं हमारे, और ये गारंटीड बाय द स्टेट, हर किसी को मिलने चाहिए फंडामेंटल राइट्स। तो इससे ये पता चलता है कि ये फंडामेंटल राइट जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। तो इसका जो आइडिया हमने लाया है फंडामेंटल राइट्स का, वो ऑरिजिनेट जो आइडिया हमने किया है, वो आइडिया हमने ऑरिजिनेट किया कहाँ से? यूएसए से हमने वो ऑरिजिनेट आइडिया किया है। किसका? फंडामेंटल राइट्स का। जब यूएसए की इंडिपेंडेंस हुई, कब हुई? वो 1776 में यूएसए जो था उसकी इंडिपेंडेंस हुई। तो फिर वहाँ पर उनका एक था, वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स। क्या था? बिल ऑफ बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो था, तो उससे हम इंस्पायर होके हमने फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लाया किनको? फंडामेंटल राइट्स को। और जो बिल ऑफ राइट्स था यूएसए का 1797, बिकॉज यूएसए पहले ही इंडिपेंडेंट हुआ था 1776 में, तो इसके बाद उनका जो बिल ऑफ राइट्स था वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए हम वहाँ से, इंडिया की जो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। और उन्होंने फिर वहाँ से ऑरिजिनेट किया उस आइडिया को यूएसए से, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। किसको? फंडामेंटल राइट्स को। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हम कहते हैं कि इट्स जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जस्टिसेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स कि अगर किसी पर्सन को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो वो उस टाइम कोर्ट जा सकता है और अपनी फंडामेंटल राइट्स को ला सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये जस्टिसेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, दीज आर द जस्टिसेबल। और इनके लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाएगा या हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स से ये स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से। जो 12 आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमको कौन प्रोवाइड करता है? ये हमको स्टेट प्रोवाइड करता है, हमको ये फंडामेंटल राइट्स। और इस स्टेट में अगर हम देखेंगे कि ये जो स्टेट प्रोवाइड करता है हमको, आर्टिकल 12 में स्टेट में प्रोवाइड करता है हमको, बट इसमें जो स्टेट में आता है, इसमें आता है यूनियन गवर्नमेंट भी, यूनियन भी आता है उसमें, उसमें स्टेट भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी, इसमें लोकल गवर्नमेंट भी आती है। ये हमको प्रोवाइड करती है फंडामेंटल राइट्स। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट प्रोवाइड करती है, बट स्टेट में आते हैं यूनियन गवर्नमेंट भी आते हैं, ये भी प्रोवाइड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, उसमें लोकल गवर्नमेंट भी आते हैं, म्यूनसिपल एंड पंचायतीज, जो ये सब हमको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं। और ये किस में आते हैं? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 जो है इसमें स्टेट विल प्रोवाइड यू फंडामेंटल राइट्स, और स्टेट में आता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। और मैं आपको ये बात भी यहाँ पर बताऊँगा कि जिस में भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी वो हमको इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड कर पाएगा। अब हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे। जो आर्टिकल 13 है, इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि अगर हमारे फंडामेंटल लॉज जो हैं वायलेट हो जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पार्लियामेंट होते हैं, वो क्या बनाती है? पार्लियामेंट हमारे लिए लॉज बनाती है। बट ये जो लॉज बनाती है पार्लियामेंट, अगर ये लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, किनको वायलेट करेंगे? वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को। जो पार्लियामेंट लॉज आर्टिकल 13 में ये मेंशन किया गया है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे तो इन लॉज को रिजेक्ट किया जाएगा। जो ये पार्लियामेंट होती है ये हमारे लिए लॉज बनाती है, और वो जो लॉज अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे या एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो लॉज होंगे, तो उस टाइम जो जुडिशरी होती है वो इन लॉज को रिजेक्ट करते हैं। ये आर्टिकल 13 में आता है।
फिर से मैं बताऊंगा कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाते हैं, अगर वो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें तो उस टाइम जो जुडिशरी होती है वो इन लॉज को क्या टोटली रिजेक्ट करते हैं उन लॉज को। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें तो ये सब चीज़ें हमारे इस आर्टिकल 13 में मेंशन किए गए। अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो टोटल फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे, पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? जो ओरिजिनली अगर हम देखेंगे, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है। अगर बट हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो पहला फंडामेंटल राइट है हमारा वो है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 टू 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, आर्टिकल 32। एंड राइट टू प्रॉपर्टी है 31 आर्टिकल में आता है, जो पहले 7 थे ओरिजिनली बट प्रेजेंट में 6 थे। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या किया गया? डिलीट किया गया। कब? 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट 1978 में उसको डिलीट किया गया है। अब ये क्या है? ये अब है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अंडर 300A में है ये क्या? लीगल राइट है। ये कौन? ये जो राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में। एंड नाउ it is a legal right under article 300A। and now presently we have 6 fundamental rights। हमारे पास इस टाइम कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास इस टाइम हैं। तो अगर हम देखेंगे जो हमारे वो 6 फंडामेंटल राइट्स से, सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है वो आता है आर्टिकल 14 टू 18 में। अब हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल में तो देखेंगे हम इनमें से कितने जो फंडामेंटल राइट्स इसमें मिलते हैं हमको 14 टू 18 से। तो इनको हम एक एक करके वन बाय वन हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 टू 18 आता है। सबसे पहला इसमें आता है आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स कि हर कोई बंदा जो है वो लॉ के सामने, कानून के सामने एक ही होना चाहिए, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो या फॉरेनर हो। या फॉरेनर जो हैं उनके लिए भी ये फंडामेंटल राइट जो है वो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी यहाँ पर जो लॉज उनके लिए भी यही होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए वो लॉज के सामने। और इंडियन क्या चाहे वो फॉरेनर का हो, वो एक ही होना चाहिए, हर किसी के लिए लॉ एक ही होना चाहिए। तो दूसरा अगर हम देखेंगे कि ये जो हमारा दूसरा फंडामेंट, ये जो आर्टिकल 15 की अगर हम बात करेंगे, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों पर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, कास्ट पर, जो कलर पर, सेक्स पर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन चीज़ों पर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो आर्टिकल 15 में उनको प्रोहिबिट करना है, उनको कंट्रोल करना है। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 16 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है कि इसी आर्टिकल से हमको क्या है? रिजर्वेशन। अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, जो एससी और एसटी जो है उनकी रिजर्वेशन के बारे में इसी आर्टिकल में हमको मिला है कि अगर ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो तो इसमें अपॉर्चुनिटी एससी वालों को भी देनी चाहिए, एसटी वालों को भी देनी चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए इसमें अपॉर्चुनिटी, ताकि कोई पीछे ना रह सके। तो ये हमारे आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया है। अगर हम अब आर्टिकल 17 की बात करेंगे, जो आर्टिकल 17 इसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जो अनटचेबिलिटी, जो दलित से यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके साथ, तो उनको वर्शिप करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो इसके बाद ये जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में बना। कौन सा एक्ट बना? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। और उसके बाद वो रिनेम हुआ। क्या हुआ? वो रिनेम्ड इन 1976 में ये रिनेम्ड हुआ ये एक्ट, और इसका नाम रखा गया
उस टाइम जब एक्ट रिनेम्ड हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट रिनेम्ड हुआ 1976 में। उसका फिर ये जो अनटचेबल ऑफेंस एक्ट 1955 में बना, वो रिनेम हुआ 1976 में, और उसका नाम फिर रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। तो इसमें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। तो जो लास्ट इसमें है आर्टिकल 18 की अगर हम बात करेंगे, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। एबॉलिशन ऑफ टाइटल जो उस टाइम ब्रिटिशर्स वालों ने इंडिया वालों को दिया था, उनको एबॉलिश करना था, बट एक्सेप्ट एकेडमिक साइड। अगर हम एकेडमिक साइड की बात करेंगे, अगर हम एकेडमिक की बात करेंगे तो इसमें आते हैं डॉक्टर्स आते हैं इसमें, तो इंजीनियर्स आते हैं इसमें, या मिलिट्री के जो टाइटल्स हैं उनको छोड़ के जो बाकी ब्रिटिशर्स वालों ने जो टाइटल्स दिए थे उनको, ये जो डॉक्टर जो हैं, इंजीनियर जो हैं, या मिलिट्री के जो टाइटल्स हैं उनको छोड़ के, एकेडमिक साइड को छोड़ के हम, तो जो ब्रिटिशर्स वालों ने उस टाइम जो टाइटल्स दिए थे उनको एबॉलिश करना था, ये आर्टिकल 18 में आता है। तो अब हम दूसरे फंडामेंटल राइट्स की तरफ जाएंगे। जो दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम्स आता है हमारा आर्टिकल 19 टू 22। जो आर्टिकल 19 अगर हम बात करेंगे तो इसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स को दिया गया है। जो हमारे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं तो ये दिए गए इसमें, सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है असेंबल पीसफुली, तीसरा है मेक एसोसिएशन और यूनियन, चौथा है मूव फ्रीली एनी पार्ट ऑफ इंडिया, टू रिजाइड एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर भी जो आर्टिकल 19 में स्पीच ऑफ प्रेस की अगर हम बात करेंगे, स्पीच ऑफ प्रेस जो है वो किस में है, आर्टिकल 19 में। अगर ये भी पूछा जाएगा कि जो प्रेस की का जो है फ्रीडम है हमको किस में दिया गया, आर्टिकल 19 में। तो एक्सप्रेशन, इट मीन्स एक्सप्रेस हम कुछ भी कर सकते हैं, बट अपनी कंट्री के अगेंस्ट हम नहीं बोल सकते, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो दूसरा है असेंबल पीसफुली, हम किसी भी जगह असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली हो सकते हैं हम, ताकि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होगी उसको मनवा सकेंगे हम। मेक एसोसिएशंस और यूनियंस, ये भी हमारा फंडामेंटल फ्रीडम है। मूव फ्रीली एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी पार्ट में हम इंडिया के जा सकते हैं। रिजाइड एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की इंडिया के हम किसी भी पार्ट में हम रह सकते हैं, या किसी लीगल ट्रेड बिजनेस या ऑक्यूपेशन को हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फंडामेंटल फ्रीडम्स ये सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करेंगे, 352 आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है नेशनल इमरजेंसी में, क्या होता है, ये सस्पेंड हो जाते हैं उस टाइम, उसको उनको नहीं दिया जाता। ये आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी होते हैं इसमें ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम जो हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। अब हम आएंगे आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 जो है इसमें है, जो अगर हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन को तब तक पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे, किसी भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं जब तक वो किसी लॉ का वायलेशन न करें। आर्टिकल 20 में जो प्रोटेक्शन कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस फॉर ऑफेंस, उसमें तब तक किसी पर्सन को पनिशमेंट नहीं देंगे जब तक वो किसी लॉ का वायलेशन न करें। दूसरा इसमें है कि एक ही बंदे को जो कोई पर्सन होगा तो एक ही पनिशमेंट उसको सेम ऑफेंस के लिए नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई ऑफेंस उसने किया है तो इसके लिए उसको पनिशमेंट दी गई, तो फिर उसी के लिए दूसरा पनिशमेंट उसको नहीं दिया जाएगा। एंड नो पर्सन शैल बी फोर्स फॉर अपनी किसी भी पर्सन को अपनी इसके लिए विटनेस नहीं रखा जाएगा। जो क्राइम उसने किया होगा तो उसके लिए उसको विटनेस नहीं रखा जाएगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि उसके लिए आप विटनेस बैठे। ये आर्टिकल 20 में आता है। अब हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें 21 की अगर हम बात करेंगे, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी हुए हैं, अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, पर्सनल लिबर्टी के लिए। तो आर्टिकल 21 में इतना ही नहीं, इसको मैं आपको डिटेल फॉर्म में बताऊंगा कि आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी जो हमारी हुए हैं, या हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा। अगर हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 21 में, इसमें सबसे पहले जो हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होनी चाहिए या हमारी पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, सबसे पहला हमारा ह्यूमन डिग्निटी। जो अगर हम अपनी लाइफ को जिएँ तो विद ह्यूमन डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जीना है हमको। डिसेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारा, लाइवलीहुड, प्राइवेसी होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, फ्री लीगल एड, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए हमारे साथ यहाँ पर, डिलेड एग्जीक्यूशन, स्पीडी ट्रायल एंड ट्रैवल अब्रॉड, बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए, कस्टडियल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल एड, फेयर ट्रायल,
ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी, जो प्रिजनर्स होते हैं उनको नेसेसिटीज़ दिए जाने चाहिए, ये भी इसमें है हमारी उसमें पर्सनल लाइफ लिबर्टी में। पब्लिक हैंगिंग, अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, जो अगर हैंगिंग दी जाए तो पब्लिक में नहीं, उसके अगेंस्ट है। इंफॉर्मेशन, रेपुटेशन एंड वुमेन ट्रीट एज डिग्निटी, और जो भी वुमेन्स है उनको ट्रीट किया जाए एज डिग्निटी के साथ, वी ट्रीट विद द डिग्निटी के साथ वुमेन्स को ट्रीट किया जाए। ये हमारे आर्टिकल 21 में ये चीज़ें मेंशन की है कि ताकि हम तभी अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ जो है या लिबर्टी के साथ उसको जी सकेंगे। तो अगर हम अब आर्टिकल 21A, यहाँ पर भी एक और आर्टिकल है, एक तो आर्टिकल 21A, इसमें क्या है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इसमें मेंशन किया गया है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। 21 एज तो फंडामेंटल राइट है 86 अमेंडमेंट 2002 में। तो उसके साथ 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस है उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए। तो इसको फिर फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया, एक तो फंडामेंटल राइट बनाया गया और साथ साथ उसको फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। वो 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड हुआ 6 to 14 ईयर्स के। तो एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी बन गया है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं। तो ये था हमारे आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 86th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ 2002 में। तो एज ग्रुप था बच्चों का 6 to 14 ईयर्स। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करेंगे, सेफ गार्ड फॉर जो अरेस्टेड पर्सन जो होते हैं उनकी सेफ गार्ड भी ज़रूरी होता है। हाँ, तब तक हम किसी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकेंगे जब तक हम उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे उसका रीज़न क्या है उसके अरेस्ट होने का। तब तक हम किसी पर्सन को डिटेन नहीं करेंगे, कस्टडियल डिटेन नहीं करेंगे हम उसको, तो जब तक हम उसको इन्फॉर्म ना करेंगे आपके रीज़न क्या है, आपको अरेस्ट किस रीज़न पर किया गया है। दूसरा ये कि ये जो है कि इस जो भी कंसर्न पर्सन होगा जिसको डिटेन किया होगा तो उसको राइट दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस का वकील कर सकें। और 24 आवर्स में अगर हम देखेंगे 24 आवर्स में उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। ये है आर्टिकल 22 में। तो ये था आज हमारा इसका पहला पार्ट। तो इंशाल्लाह मैं जल्द इसका दूसरा पार्ट लेकर हाज़िर हो जाऊंगा। तो अगर आपको, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।